मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। मेरे साथ आज एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए मौजूद हैं भारत के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट कर्नल दानवीर सिंह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो कर्नल साहब। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। आज हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे कर्नल साहब, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस भी किया कि एक तो ये कि जो G7 कॉन्फ्रेंस समिट हुई है और उसके बाद कुछ कंट्रीज वहां पर इकट्ठे नजर आए चाइना के खिलाफ, और उसके बाद चाइना की तरफ से जो लंदन की चाइनीज एम्बेसी है, उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से एक स्टेटमेंट भी ऐसी आई जिसमें उन्होंने कहा कि जो कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म का दौर था वो खत्म हो गया, अब किसी को जो है वो आप दबा नहीं सकते या कुछ मुल्कों का ऑर्डर नहीं चल सकता। तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि चाइना को ये कुछ इतना ज्यादा जाहिर है पसंद तो नहीं आया, उसको बुरा लगा है। इस सिनेरियो में कि एक तो ये जो समिट हुआ और इसमें जो कुछ डिवीजन नजर आई, तो क्या दुनिया के बॉर्डर्स जिसमें भारत, इंडिया, चाइना ये सब भी शामिल हैं, ज्यादा महफूज हो गए या गैर महफूज हो गए, इनसिक्योर हो गए, या कि आप समझते हैं कि क्या? और दूसरा एक और जिस मुद्दे पे हम बात करेंगे वो ये है नाजरीन के एक हर साल एक रिपोर्ट आया करती है एक थिंक टैंक की, स्टॉकहोम के थिंक टैंक जो है उसकी तरफ से एक रिपोर्ट आया करती है SIPRI की तरफ से। वो जो न्यूक्लियर हथियार होते हैं उसके हवाले से वो बताते हैं कि किस कंट्रीज के पास कितने। तो इस मर्तबा भी जो आदाद शुमार आए हैं उसके मुताबिक इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की अगर हम सिर्फ देख लें तो उसमें चाइना और पाकिस्तान के पास ज्यादा है और भारत के पास इनसे कुछ कम है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। कर्नल साहब, सबसे पहला सवाल आपसे वही जो मैंने अभी बताया कि जो ये समिट हुई, इसमें एक तो ये कि आप लोगों को, भारत को और PM मोदी को बहुत वहां पे जो है वो इज्जत मिली और उनको ये कहा गया, फिर उन्होंने जाहिर इससे पहले भी आपको वहां पे इनवाइट किया जा चुका है और आपकी तरफ से एक बहुत अच्छा एजेंडा वन अर्थ वन हेल्थ मिला। तो मुझे बताइएगा कि इस समिट के बाद जो मेरा सवाल था कि क्या बॉर्डर्स महफूज हो गए, गैर महफूज हो गए हैं, क्या हुआ है? देखिए, ये एक दुनिया एक फेज से गुजर रही है। जब पहले बाइपोलर वर्ल्ड था और वो बाइपोलर वर्ल्ड 90 के दशक में सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद वो बाइपोलर वर्ल्ड खत्म हो गया और यूनिपोलर वर्ल्ड आ गया। अब उस यूनिपोलर वर्ल्ड को चैलेंज कर रहा है चाइना, और चाइना मिलिटरीली भी चैलेंज कर रहा है और इकोनॉमिकली भी चैलेंज कर रहा है। आज की तारीख में दुनिया की दूसरी मजबूत अर्थव्यवस्था है और वो अमरीकियों को चुनौती दे रहा है, चैलेंज कर रहा है। और ये चीज अमरीकियों के गले नहीं उतर रही, और साथ ही उनका जो खेमा है पश्चिमी मुल्कों का, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज का, उनको भी ये बात पसंद नहीं आ रही, क्योंकि ये सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। जो इकोनॉमिक्स है, इंटरडिपेंडेंस है, इन सारे मुल्कों की इकट्ठा है। तो लोगों में घबराहट है कि अगर चाइना ओवरटेक कर गया तो जो इन लोगों की जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाएगा, इन लोगों का जो डोमिनेंस है दुनिया के ऊपर वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए अमेरिका और बाकी जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, स्पेशली द वेस्टर्न वर्ल्ड, वो एक घबराहट के दौर से गुजर रहा है। चाइना को भी ये अच्छी तरह मालूम है, और कोई आसानी से चाइना को नंबर 1 पावर बनने देगा ये भी कभी भी नहीं हुआ है हिस्ट्री में। मुल्कों को छोड़िए, कोई इंडिविजुअल को भी आगे नहीं बढ़ने देता अगर गेम पावर का हो। हम देखते हैं सियासत में कैसे चलता है। तो ये वही चीज है, और एट ए बिगर लेवल। इससे कोई बॉर्डर इनसिक्योर हो जाएंगे ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, इसके जो फॉल आउट होंगे वो छोटे छोटे मुल्कों पर प्रॉक्सी वॉर्स के माध्यम से जरूर देखने को मिलेंगे, जैसा हमने बाइपोलर वर्ल्ड, सोवियत यूनियन के टाइम में, कोल्ड वॉर के दौरान देखा। ऐसा कुछ हम दोबारा से देख सकते हैं अगले 10-15 साल के बाद। ठीक। तो आप क्या समझते हैं कि जाहिर है कि चाइना के और भारत के हालात जो हैं वो कशीदा रहते हैं, वो ठीक नहीं है। इस सूरत हाल में क्या चीन की तरफ से आपको लगता है कि कोई ऐसा एडवेंचर तो नहीं नजर आ रहा आगे, क्योंकि उसकी वजह से जाहिर है कि ये इस पूरे रीजन पर असर पड़ेगा? देखिए, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 1 साल हो गया हिंदुस्तान और चीन के बीच में तनातनी को, और आज ही एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें यह बताया गया है कि हिंदुस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर आज की तारीख में चाइना है। तो ये आप कभी ना भूलें कि ये छोटी मोटी तनातनी चलती रहेगी, लेकिन इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतने स्ट्रांग हैं
कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट को खराब नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जैसा कि पहले सवाल के जवाब में मैंने बताया कि ये पूरा खेल चल रहा है कि कौन ज्यादा ताकतवर है इकोनॉमिकली और मिलिटरीली। अगर चाइना सबसे पंगे लेता रहेगा, और वो भी एशिया के अंदर इंडिया जैसे मुल्क के साथ, जो कि चाइना का नंबर 2 है अगर कहा जाए इन कंपटीशन एंड पावर एंड इकोनॉमी, तो नुकसान चाइना का होगा, हिंदुस्तान का तो होगा ही। लेकिन जो उसका असली मकसद है अमेरिका को मात देना, वो जो मकसद है वो बिखर जाएगा, और उस मकसद में चाइना जो है फेल हो जाएगा। और चाइना बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसका जो मेन एम है, असली में असल मुद्दा जो है, वो कहीं भी खराब हो। तो ये तनातनी जो भी है ये अपनी जगह पे चल रही है। आपने देखा 1 साल से पूरा तमाशा चल रहा है, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं हुआ। उससे कशीदगी थोड़ी कमी हुई है, उससे ज्यादा नहीं हुई। और बॉर्डर किसी ने किसी के क्रॉस नहीं करे, कोई गोलियां नहीं चली, वो कुछ नहीं हुआ। तो ये एक बड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ डायनेमिक्स है इंडिया और चाइना के बीच में, विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, येट नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ इकोनॉमिक्स। आपने बहुत ही दिलचस्प बात ये बताई कि गो के ये सब हालात रहते हैं, लेकिन अगर हम तिजारती उस पे देखें तो ट्रेड इन कंट्रीज के बीच रहती है इतने बड़े पैमाने पर। जिस तरह हम बात किया करते हैं कि टर्की, और कहते हैं कि जी टर्की जो है वो तो सिंबल है उम्मा का, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इजराइल से टर्की के कितनी बड़ी तिजारत होती है, कितने बड़ा ट्रेड का उनका जो है कॉन्ट्रैक्ट्स है उनके साथ। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि कंट्रीज जो है वो ऊपर से ऐसा ही लगता है, लेकिन अंदर से वो अपने तमाम जो मुआशी इकोनॉमिकली जो भी है वो सब कुछ ले रहे होते हैं। अच्छा सर, ये जो आपने अभी ये कहा कर्नल साहब कि ये जो है ये इस तरीके से, तो फिर एक जो रिपोर्ट आई जिसका मैं जिक्र कर रही थी, मुझे आपसे सवाल तो अलग है, लेकिन मुझे हैरत इस चीज पे हुई कि उसके उस रिपोर्ट के ऊपर जो सवाल ये उठते हैं कि किसी के पास कम क्यों हथियार। हालांकि सवाल ये उठने चाहिए कि सबके पास हथियार हैं ही क्यों, कि दुनिया जो है वो इस नुक्ते पर पहुंची कि हथियार ज्यादा से ज्यादा बनाए जाएं। आप मुझे बताइएगा कि आपके पास ये रिपोर्ट आई कि हथियार जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया से कम है, तो क्या आप एक बहुत ही पीसफुल माइंडसेट के हैं इस वजह से, या आप समझते हैं कि आपका हमसाया बहुत पीसफुल है, बहुत अमन पसंद है इस वजह से? देखिए, ना तो हमारा हमसाया अमन पसंद है, और ना हम ऐसा सोचते हैं, और ना हम ऐसे गलत फहमी में और मुगालते में रहना पसंद करेंगे। जहां तक चाइना का सवाल है और इंडिया चाइना का, देखिए ये इक्वेशन समझनी चाहिए आपको। अगेन, जैसे हमने प्रोग्राम शुरू किया था, इंडिया करेक्शन चाइना और अमेरिका के बीच में कंपटीशन है, चाइना और इंडिया के बीच में कंपटीशन नहीं है। वो मैंने आपको रीजन बताया क्या है। तो इसीलिए चाइना अपने न्यूक्लियाई असलाह को बढ़ाते जा रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब की डिलीवरी मैकेनिज्म को इम्प्रूव करते जा रहा है। वो अपनी दिफा पर बहुत खर्चा कर रहा है, बिकॉज वो अमेरिका के साथ में कंपटीशन में है, उसके बराबर आना चाहता है। और ये दैट इज वाई यू सी कि चाइना का जखीरा जो है बढ़ रहा है। जहां तक इंडिया चाइना का सवाल है, इंडिया के पास उतने वेपन हैं जिससे वो डेटरेंस पैदा कर दिया। हम चाइना के ऊपर फतेह करने नहीं जा रहे, ना हम चाइना के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, लेकिन हमने अपनी दिफा के लिए और अपने प्रोटेक्शन और डेटरेंस के लिए, कि कहीं चाइना को गलत फहमी ना हो जाए और वो इंडिया के ऊपर हमला ना कर दे, या कुछ ज्यादा मंसूबे ना बना ले, इसलिए हमने एक मिनिमम डेटरेंस रखा हुआ है। और ये जो डेटरेंस है, हमारा पूरा डेटरेंस चाइना स्पेसिफिक है, पाकिस्तान स्पेसिफिक न्यूक्लियर वेपन्स हमारे हैं भी नहीं। हमारे वेपन्स जितने भी हैं न्यूक्लियर वेपन्स, वो चाइनीज स्पेसिफिक है, और पाकिस्तान अपने आप उसमें केटर फॉर हो जाता है। भाई आपने एक कुत्ता पाला हुआ है तो वो चोर पे ही भौंकेगा, पड़ोसी पे भी भौंक देगा, या दाहिने के पड़ोसी पे भौंक देगा, बाएं के पड़ोसी पे भौंक देगा। वो बात हो रही है कि आपने दाहिने के पड़ोसी के लिए वो कुत्ता पाला हुआ है। तो ये वाली कहानी है। अब क्या होता है कि जब ये डेटरेंस को क्रेडिबल बनाया जाता है, क्रेडिबल डेटरेंस कैसे बनती है कि आपके मुल्क में इतनी सलाहियत है कि उसको एयर के जरिए, मिसाइल्स, ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स के जरिए, एयर बेस्ड मिसाइल्स और बॉम्ब्स के जरिए, और सब सर्विस सतह से नीचे, दैट इज समुद्र की सतह से नीचे से आप उसको फायर करने की सलाहियत रखते हैं। इसको ट्रायड बोलते हैं।
ये जो ट्रायड की कैपेबिलिटी है पूरी दुनिया में 6 मुल्कों के पास है। दैट इज 5 न्यूक्लियर पावर्स एंड द न्यू इंडक्शन इज इंडिया। इसके लिए आपको न्यूक्लियर पावर सबमरीन चाहिए जो कि महीनों के महीनों समुद्र के नीचे रह सकती हैं, सरफेस के नीचे रह सकती हैं, और मीलों के मीलों पार कर सकती है। मतलब कि यहां से अगर इंडिया के समुद्र से डुबकी लगाए तो वो अमेरिका के पास जाके निकलेगी, किसी को पता नहीं चलेगा, इतनी लंबी वो सतह के नीचे रह सकती है। तो जो ऐसी काबिलियत रखते हैं और फिर उसके बाद मिसाइल दागने की काबिलियत रखते हैं, ये एक मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहा हूं कि ये एक ओवरले है कि अगर आप गलती कर भी देते हैं कि एक न्यूक्लियर बम चला भी दिया, तो आप उसको आप जमीन के ऊपर जितने भी न्यूक्लियर पॉइंट्स हैं जहां से आपने देख लिया ये लॉन्च पैड है, ये एयरफील्ड है, ये आपने सब तबाह कर दिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सबमरीन कहाँ घूम रही है और वहां से जो जो आप पे हमला होगा वो एक बहुत जबरदस्त डेटरेंस क्रिएट करता है। और ये डेटरेंस हमारे पास चाइना के खिलाफ है, और क्योंकि वो चाइना के खिलाफ है तो वो पाकिस्तान को भी केटर कर लेता है। तो अगर पाकिस्तान के पास 100 न्यूक्लियर वेपन और ज्यादा भी हो जाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जवाबी कार्रवाई होगी वो बिल्कुल बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि परफेक्ट होगी, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी और उसमें रिस्क भी नहीं है कि आप अगर मान लो कि एक मुल्क जो है अचानक से हमला कर देता, पाकिस्तान हमला कर देता है हिंदुस्तान के ऊपर, सारे न्यूक्लियर बम डाल देता है पहले हमले में ही। नहीं नहीं सर, हमारा नाम ना लें आप। नहीं, नहीं, आप चाइना का ले लेना। कोई भी चलिए चाइना का ले ले, तो लेकिन उसके बाद वो मुतमईन नहीं, उसके बाद वो शांति से बैठ नहीं सकता है, क्योंकि फिर उसके पास उसको फिर भी उसके ऊपर न्यूक्लियर बम जाएगा और वो न देगा इस सबमरीन की वजह से। तो ये इंडिया के पास एक बहुत बड़ी डेटरेंट कैपेबिलिटी है। इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस कि 10 हैं कि 100 हैं। आप मेरी बात समझे, आप जो इसीलिए इंडिया बड़ा रिलैक्स्ड है और इंडिया अपने लेवल पे चल रहा है। अच्छा, ये तो रही बात एक, लेकिन एट द सेम टाइम इतनी ज्यादा सीक्रेसी रहती है कि किसके पास कितने हैं, क्या है, ये भी कोई क्लैरिटी होती नहीं है। ये जो स्टॉकहोम से जो रिपोर्ट आती है, ये एक बहुत सारे इनपुट्स के डेटा के बेसिस पे एक कैलकुलेट करते हैं कि कितना यूरेनियम इस मुल्क ने खरीदा, कितना इन्होंने माइनिंग करी, कितना उसको एनरिच करा होगा, कितनी इनकी काबिलियत है एनरिच करने की, और इतने एनरिच यूरेनियम से कितने बम बन सकते हैं। तो ये एक एस्टिमेट है, ये रियलिटी नहीं है। बट इररिस्पेक्टिव, जो आपका सवाल था कि आप इतने रिलैक्स्ड क्यों हैं, तो उसका रिलैक्स्ड का कारण मैंने आपको बताया कि वो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो हमारे पास हैं, और एक अभी दिसंबर में और तैयार हो रही है, और टोटल 6 तैयार होनी है। तो ये पूरी तरह हम केटर फॉर कर लेते हैं। ठीक, आपकी बातों से मुझे 2-3 बहुत ही दिलचस्प जो हैं वो इशारे मिले हैं। एक तो ये कि आपने कहा एक हमारे पास है और दूसरी तैयार हो रही है, तो आप बेफिक्र रहें। तो और दूसरा ये आपने जो बात की वो मुझे बहुत अच्छी ये लगी कि आपने ये कहा बात करते हुए शुरू में, आपने ये कहा कि ये जो है ये हमने चाइना के लिए है, पाकिस्तान के लिए नहीं। तो अच्छी बात है, ये ऐसा ही होना चाहिए। मतलब ये मैं तो ये समझती हूँ कर्नल साहब कि किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया को जो है मेरा तो माइंडसेट वो है कि इन हथियारों से पाक होना चाहिए, लेकिन नहीं ऐसा होता ना। ये जो अभी आप सारी बात कर रहे थे सर, इसमें जब हम ये कहते हैं कि नहीं हम जो हैं हमने ये इस्तेमाल नहीं करने, ठीक है ना, हर मुल्क यही कहता है, जिस तरह आपने कहा कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जाहिर है कि हमें हक है अपने डिफेंस का। तो इसके क्या तमाम कंट्रीज जो हैं वो मिलकर फिर बैठ के ये तहैया क्यों नहीं करते, ये फैसला क्यों नहीं करते कि जब इस्तेमाल नहीं करने तो फिर बनाते क्यों हैं? गो के ये एक बहुत ही आप कह लीजिए इरेशनल सवाल है। इसकी वजह ये है कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि एक फौजी जो है अपने दिमाग से इसके मुतालिक क्या सोचता है। देखिए, फौजी तो यही सोचता है कि ये सब होने ही नहीं चाहिए, हथियारों की दौड़ जो है कम से कम होनी चाहिए। और अभी देखिए इसका नुकसान कितना होता है। पाकिस्तान का बजट आया है 54 या 56% आपका जो बजट है वो या तो डेट सर्विसिंग में जा रहा है या आपकी दिफा में जा रहा है, और हेल्थ के लिए बहुत मामूली सा बचा हुआ, एजुकेशन के लिए बहुत मामूली बचा हुआ है। तो नुकसान तो आवाम का हो रहा है। और इस पूरी लड़ाई में आज से 50 साल के बाद में अगर यही चलता रहा
तो आप सोच के देखिए कि कहाँ आप आपका एक ही दुश्मन है, वो हिंदुस्तान है। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को दोनों को मिला के देखा जाए कि आज से 50 साल बाद अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हिंदुस्तान कहाँ होगा और पाकिस्तान कहाँ होगा। तो ये तो सोचने वाली बात है। अगर 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 पाकिस्तान का हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान किसी टाइम में था, वो आज इंडिया से भी आगे निकल गया। वहां की जो औरतों की जो एजुकेशन परसेंटेज है वो 92% है, और वहां की इकोनॉमी में जो खवातीन है उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो भी पाकिस्तान था, लेकिन अब वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से हट गया है। तो देखिए वो कहाँ है, उसके ऊपर कौन से कंट्री ने हमला करके उसको कब्जा कर लिया। तो ये जो आप लोगों का जो माइंडसेट है, ये जान के ऐसे बनाया गया है जिससे कि भाई हमारे को बजट मिलता रहे, हमारी नौकरियां चलती रहे, रुतबा कायम रहे, और हल्ला करते करते शेर आएगा और बढ़िया कारोबार चलता रहे। तो इसी पूरे गेम में ये न्यूक्लियर वेपन भी है, कन्वेंशनल हथियार भी है। मेरे ख्याल से वो बात और है कि आप लोगों को 1971 का इतना जबरदस्त झटका लगा कि आपको बनाना पड़ गया न्यूक्लियर वेपन, कि यार ये नहीं होगा तो पता नहीं कब हमें खा जाएंगे। लेकिन ये भी सोचना चाहिए था कि आप लोगों के जो आपके जो हुक्मरान थे कि इंडिया कितना बेवकूफ मुल्क है, 71 में गलत दिशा में गलत डायरेक्शन में उसने हमला कर दिया। उसको हमला इधर करना चाहिए था, वो बांग्लादेश तो अपनी जगह आजाद हो जाता, आप कुछ पाकिस्तान को भी सॉर्ट आउट कर लेते। तो गलत जगह में तो आप लड़ने चले गए। खैर वो तो बात दूसरी रही। तो एज ए फौजी हम चाहते हैं कि कोई वेपन्स इस तरीके के ना हो, और अनफॉर्चुनेटली इतना ज्यादा डिस्ट्रस्ट है, पॉलिटिक्स है, कि ये एक बड़ी आइडियलिस्टिक सिचुएशन होगी कि पूरे दुनिया में न्यूक्लियर वेपन फ्री एनवायरनमेंट हो जाए। मेरे को लगता नहीं है कि अगले 50-100 साल के अंदर ऐसा होगा। ऐसा मुझे लगता है। जी चलिए, एक बात तो आपने ना आप लड़ाई वाली कर दी। आपने कहा हम इधर के बजाय जो है हम उधर, ये तो देखिए, लेकिन हम तो जनाब लड़ाई नहीं करना चाहते। बात ये है कर्नल साहब कि ये जो आपने अभी बात की ना, ये आपने देखिए इतनी मैं तो वो कह रहा था आपको कि आपको तो खुश होना चाहिए कि देखो कितने बेवकूफ हैं कि यार इधर आते तो ये चले गए उधर। तो मैं वो बात कह रहा हूँ। जी जी। अच्छा सर, कर्नल साहब ये जो अभी आपने बात की ना कि आपने खुद भी ये बात की अभी कि पाकिस्तान जो है जाहिर है कि वो ये समझता है कि उसके बाद से कि उसके लिए बहुत जरूरी है, वरना तो खा जाएंगे इसको। तो पाकिस्तान जो है वो वाकई एक ये सोच पाई जाती है कि भारत जो है वो बहुत बड़ा कंट्री है, हमारे जो नेबर्स हैं वो बहुत बड़ा कंट्री है, उसका जाहिर है कि दिफाई निजाम भी, डिफेंस सिस्टम बहुत बड़ा है, उसकी फौज भी बहुत बड़ी है पाकिस्तान से। तो जाहिर है कि जब एक छोटा मुल्क एक बड़े नेबर के साथ होगा, और ताल्लुकात हमेशा से ही जाहिर है कि अच्छे नहीं होंगे क्योंकि दोनों जो हैं वो एक थे और उसके बाद अलहदा हुए। तो इस सूरत हाल में एक ये मेरा ख्याल है कि नेचुरल बात है कि उस कंट्री को थोड़े से रिजर्वेशंस रहती हैं और थोड़ी सी इनसिक्योरिटी रहती है, और यही वजह है कि फिर वो स्ट्रांग बनने की कोशिश करता है। ये तो मेरा ख्याल है, क्या जिस तरह आपने कहा तो आप लोग ये समझते हैं। नहीं, इसको बड़ा सिंपल एग्जांपल है। अब आप इंडिया और चाइना को कंपेयर कर लीजिए। अगर आपने इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर किया और आप पाकिस्तान के डिफेंस बजट को, या इतने ज्यादा खर्चा हो रहा है या उस तरीके का माइंडसेट है, अगर आप उसको उस तरीके से आप जस्टिफाई कर रहे हैं, तो आप इंडिया चाइना को देख लीजिए। हमारा डिफेंस बजट तो एवरी ईयर इट इज फॉलिंग। दिस ईयर अनफॉर्चुनेटली इट हैज बीन 1.7% ऑफ द जीडीपी, और रिक्वायरमेंट है हमें 2.5% ऑफ द जीडीपी। फौज रो रही है कि हमें पैसे और मुहैया कराए जाए, तो सरकार हमें देती नहीं है। सरकार कहती है कि हमें एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे खर्च करने हैं। हम कहते हैं भाई हमें पैसे दो। आप कह रहे हैं कि चाइना से भी लड़ाई लड़नी है आपने, तो हमें इतने पैसे चाहिए, तो हमें सरकार नहीं देती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एक थ्रेट होती है और एक थ्रेट को हाइप किया जाता है। मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 71 से पहले का जो हिस्सा पाकिस्तान का था, उसको तो अभी कोई तकलीफ नहीं है। था तो वो भी पाकिस्तान ही, वही झंडा था उसका, लेकिन आदमी भी वही है सारे के सारे। तो अब उनको क्यों तकलीफ नहीं है? ऐसा क्या हो गया कि अब उसकी दुश्मनी खत्म होगी? कुछ तो हुआ ना। सो इट इज द आइडियोलॉजी और सोच, और वो सोच क्यों है वो आपको भी पता है क्यों है। और जब तक वो सोच बदली नहीं होगी तो ये ऐसे ही चलता रहेगा।
सर इसको तो दैट इस इज तरह भी व्हाई। ले सकते हैं ना कि जो करना था वो कर दिया, अब सुकून मिल गया, तो अब कोई कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। जो सुनने वाले हैं या जो दोनों तरफ के लोग हैं उसमें से हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ के लोग इस तरह भी ले, लेकिन चलिए हम इसको तो इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं सर, नहीं, ये तो बात पाकिस्तान के जाहिर है। लोग इस तरह नहीं है। जी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पाकिस्तान के लोग इस तरह नहीं है। हम्म। जो पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट है, हम्म। उसका उसका मफाद है इसमें। अगर मान लीजिए कि इंडिया के साथ दुश्मनी खत्म हो गई, तो फिर अगला सवाल होगा कि यार इतनी बड़ी फौज की क्या जरूरत है, जी, कितना इस्तेमाल किया पाकिस्तान की पब्लिक की तरफ से ये बहुत ज्यादा तनकीद की जाती है कि आप एजुकेशन पे क्यों नहीं बजट लगाते, आप इस पे क्यों नहीं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, क्योंकि हम फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं ना, कि पाकिस्तान के जो दिफाई बजट है वो कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कि कुछ महीने पहले दूसरी सर जो आपने एक और बात की कर्नल साहब के, देखिए ये मसला पता क्या है कि जब आपकी तरफ से ये बात की जाती है जिस तरह आपने अभी ये कही, तो पाकिस्तान की तरफ से फिर ये बात की जाती है कि अगर फौज ना हो या ये सब ना हो तो फिर तो 2 मिनट लगे कोई इसको खाने में, ठीक है। तो हम इनमें तो पढ़ते नहीं ना, ये तो वो चीजें नहीं, हम तो वो ये बात बिल्कुल कर ठीक रहे हैं। है। जो ठीक है, आपकी हाँ। जो लेजिटिमेट रिक्वायर, जो भी आपको लगता है वो तो आपका सॉवरेन राइट है। बट जी। बट अगर हमने खाने पीने की बातें कर रहे थे, आप मेरे को जवाब दीजिए ना कि 71 में फिर हम रुक क्यों गए? फिर अगर हमने अच्छा। करना ही था तो 71 में करके हम 81 में फिर कर लेते। भाई आप इसको अच्छा, ऐसे मतलब डिस्काउंट। आपके, नहीं आपकी ये अजाइम है। नहीं नहीं, ये देखिए ना। अजाइम नहीं है। हाँ। ये अजाइम, नहीं। मैं ये बता रहा हूं कि अगर यही हमारी फितरत थी तो हम रुकते नहीं ना। मैं उस सोच को नेगेट कर रहा हूं, जो सोच है कि ये 2 मिनट लगेंगे खा जाएंगे। तो हम्म। जब हम 2 मिनट में खा सकते थे तब तो खाया नहीं हमने। हम्म। जब ठीक। जब हम खा सकते थे तब तो खाया नहीं। तो फिर ये सर ये मैंने। ये लॉजिक ही नहीं है, मतलब कि। और बाय द वे, फौज के अंदर अब जो पूरी सोच पिछले 10-15 साल से है, वो पाकिस्तान स्पेसिफिक है ही नहीं। पूरे टाइम जो सोच विचार चलता है, जो प्लानिंग चलती है और जो नजरिया है, वो प्योरली प्योरली चाइनीज साइड की तरफ हो गया है। पाकिस्तान की तरफ नजरिया है ही नहीं। सर पाकिस्तान ये। की तरफ नजरिया सिर्फ और सिर्फ ये कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी पाकिस्तान की तरफ से कोई इशू नहीं है। मतलब हम उस तरीके से, हमारा सोच विचार ही बदली हो गया, थॉट प्रोसेस ही चेंज है। ये बड़ी आपने बहुत ही जबरदस्त बात की, ये मैं कह रही हूँ दोनों दोनों मुल्कों में ये नजरिया होना ही नहीं चाहिए, हमें जो है वो नेबर्स, अच्छे नेबर्स की तरह रहना चाहिए। अच्छा, कल साहब थोड़ा सा इससे दोनों मुल्कों से निकल के एक दो आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। रशिया का मैं देख रही थी, फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं, रशिया के सबसे ज्यादा है, और इसके अलावा उसके बाद यूएसए के हैं, और जो चाइना है उसका तो इतना ज्यादा नहीं है। यानी आप जो ये जो बात कर रहे हैं चाइना का गो के इंडिया से ज्यादा है, लेकिन इतना ज्यादा जो अगर हम कंट्रीज की फहरिस्त देखें तो उसके पास इतने ज्यादा नहीं है वेपन्स। देखिए, रशिया के पास में सोवियत यूनियन का पूरा सिस्टम है। और इनके कोल्ड वॉर में भी बहुत ज्यादा वेपन्स थे। और ये वेपन्स अभी भी ज्यादा है। अब देखिए, अमेरिका के पास कम है। क्यों कम है? वो इसीलिए कम है क्योंकि वो मुतमईन है कि इससे अपना काम चल जाएगा, हमें ज्यादा बढ़ाने ही नहीं है। और नहीं, और करण साहब रशिया, दूसरे नंबर पे रहे, दूसरे नंबर पे रहे, रशिया के बाद जो है भाई वो अमेरिका आता है, उनकी जो कम नहीं है। भाई उनकी जो कंपटीशन है वो रशिया के साथ ही रहा ना। हम्म। अभी रशिया डोरमेंट है। आज से हम्म। 20-25 साल बाद देखिएगा, रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर निकल के आएगा, क्योंकि रशियन जो कौम है, उसकी ये फितरत है, उसके अंदर ये जज्बा है। वो वो कभी भी ऐसे दब के नहीं रहे हैं। कभी भी आप देख लीजिए, पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वो हम्म। बहुत ही प्राउड नेशन है। वो रिवाइव कर रहा है। वो जब सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जब रशिया बचा, तब हम्म। से 91 से लेके और आज तक जमीन आसमान का फर्क हो गया है। इट इज कमिंग अप। अभी चुप है, अभी 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 खामोश है, क्योंकि वो अपनी काबिलियत और अपनी सलाहियत बढ़ा रहा है। तो वो अलग बात है। लेकिन रशिया और अमेरिका का एक कंपटीशन है। तो अमेरिका को पता है कि हम अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो हम रशिया को अच्छी तरह हैंडल कर लेंगे। नहीं तो अमेरिका को कौन रोक सकता है रशिया से डबल करने में स्टॉक बाई? हम्म। नहीं हम्म। रोक सकता। लेकिन वो रिलैक्स्ड है बिकॉज उसकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इट इज नॉट ठीक। हैविंग बट द न्यूक्लियर बॉम्ब,
बट उसके साथ में आपकी स्ट्रेटजीज क्या है, उसके डिलीवरीज कैसे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो मिला के वो अमेरिका इज वेरी पावरफुल एंड स्ट्रांग। ऑलराइट। कर साहब, ये जो समिट हुई इसके बाद जो है, क्या आप जो हम देख रहे हैं, तो जाहिर है कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि उनको रिजर्वेशंस थी, और वहां पर जो कुछ हुआ उसके हवाले से हमने देखा कि काफी इख्तलाफात भी पाए गए। तो आपको क्या कुछ नए ब्लॉक्स बनते हुए नजर आ रहे हैं? वो होता था ना, हाँ एक मेरे न्यू को न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक, तो ये न्यू ब्लॉक्स ऑन द रोड, ये कहा जाएगा? देखिए देखिए ट्रम्प के टाइम में नेटो को दरकिनार सा कर दिया गया था, फंडिंग कमजोर कर दी गई थी, और यूरोप को साइडलाइन सा कर दिया था ट्रम्प के अमेरिका ने। जो बाइडेन ने सिग्नल दिया है कि यूरोप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेटो इज वेरी डियर, और जो बाइडेन ने ये भी इंडिकेट किया है कि अभी मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच होगी टू द वर्ल्ड थ्रेट्स। वो कहते हैं, उनका मानना है कि एक थ्रेट रशिया से आती है और एक थ्रेट चाइना से आती है। तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो वर्ल्ड इज इवॉल्विंग इनटू नॉट बाइपोलर बट ट्राइपोलर वर्ल्ड। एक तरफ रशिया भी देख रहे हैं, एक तरफ चाइना भी देख रहे हैं। वो बात और है कि आज चाइना और रशिया एक पेज पर है, एंड दैट इज अगेन नॉट गोइंग टू बी परमानेंट, क्योंकि आपके पास में जो हिस्ट्री है वो गवाह है कि चाइनीज और रशियंस कभी फ्रेंड्स नहीं हुए, और अभी भी उनका बहुत सारा जमीन को लेकर तनाजा है। अब उनका नाम बड़ा पेचीदा सा है, वो रशियन एक पेनिनसुला है, उसको लेकर काफी तनातनी है, जहाँ पे वुडवी स्टॉक नाम का एक शहर है, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट। तो ये इश्यूज हैं जो कि अभी डोरमेंट है, तो ये लोग भी शांत नहीं रह सकते, और जब उस टाइप की सिचुएशन आएगी दे विल अगेन बी अपार्ट। तो अमेरिका ने वही हिंट किया है कि हमें दोनों तरफ की थ्रेट्स की तरफ तैयारी करनी होगी, रशियन थ्रेट की तरफ भी और चाइनीज थ्रेट की तरफ भी। तो ये चीज एक जरूर निकल के आई है, ये चीज जरूर नजर आ रही है, जो कि एक नई चीज है दुनिया के अंदर। थैंक यू सो मच कर्नल दानवीर सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें जो हैं वो मिले, हमने जो बातें की इसके ऊपर दिलचस्प बातें हुई, बड़ा बहुत मजा आया आपके साथ बात करने का। लेकिन मैं इस एक नोट पर जो है बात खत्म करना चाहूंगी कि मैं ये कहती हूँ, और बहुत ज्यादा हम तनकीद करते हैं कि पाकिस्तान के का जो दिफाई बजट है उस पर कम से कम करके जो है ज्यादा पैसा तालीम पर लगाना चाहिए। आप तालीम पे लगाएं, टेक्नोलॉजी पे लगाएं, क्योंकि तालीम और टेक्नोलॉजी में जब आगे बढ़ेंगे तो तभी आप आगे बढ़ेंगे। फिर ये जंगों वंगों की जरूरत ही नहीं रहेगी आपको, उसमें जंग करनी चाहिए। और बल्कि जो भारत है उसको भी दिफाई बजट कम करना चाहिए, दोनों मुल्कों को दिफाई बजट कम करके टेक्नोलॉजी और तालीम पर लगाना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपसे दोबारा भी बात होती रहेगी। जी बहुत मैम, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, गुड डे।